तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। आप वृत्त की आकृति से परिचित हैं, कक्षा 4 या 5 से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये परिधि होती क्या है। जैसे अब आप वृत्ताकार कोई डिस्क लें, ठीक है, और जैसे ये कोई वृत्ताकार डिस्क है भाई, और ये इसका केंद्र है। अब मान लेते हैं ये कोई बिंदु C है इस वृत्ताकार डिस्क का, ठीक है, और यहाँ ये कोई समतल बना दिया मैंने, ये समतल बना दिया, ठीक है। अब ये वृत्ताकार डिस्क का जो बिंदु C है, ये जो समतल मैंने बनाया है ये बिल्कुल सीधे बनाना, ठीक है। इसके बिल्कुल संगत स्पर्श करता हुआ बिंदु कोई A है, ठीक है। अब देखिए इस वृत्ताकार डिस्क को मैं आगे की ओर एक पूरा चक्कर कराऊंगा, तो ये कैसे चलेगी, आगे की ओर इस तरह से चलेगी, यहाँ से यूँ आगे की ओर ये चलती जाएगी इस तरह से, ठीक है। चक्कर लगाते हुए जब स्थिति ऐसी आएगी तो ये पूरा चक्कर कब माना जाएगा, जब ये आगे आगे इस तरह से चलती हुई और वापस ये C बिंदु कहाँ आ जाएगा, इसी जगह पे। तो मैं मान लेता हूँ कि जब पूरा चक्कर लगाया तो वो यहाँ जाके और इस डिस्क का बिंदु C इस तरह से चक्कर लगाते हुए ये घूमती हुई गई, तो एक पूरा चक्कर यहाँ लगा, तो ये C बिंदु वापस इस तरह से यूँ और इस तरह से यूँ यहाँ आ जाके आया। अब इसके संगत समतल पर बिंदु क्या है, B, ठीक है। तो A से B तक की जो दूरी है AB, ये क्या कहलाएगी, इस वृत्त की परिधि कहलाएगी। वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब उसका घेरा। वैसे भी हम एक धागा लें और इस बिंदु से लगाकर और इसके इस घेरे से लाते हुए और यहीं उसको ले आए, धागे को इसको लपेटते हुए या इसको इसके ऊपर रखकर यहीं ले आए, ठीक है, और इस धागे को फिर पैमाने से नापने, तो ये क्या कहलाएगी, वृत्त की परिधि। और ध्यान रखना वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r, ठीक है। कितनी, वृत्त की परिधि 2 पाई r। आप वैसे भी याद कर सकते हैं थोड़ा सा तुक्का लगा के, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसी चीजों को याद करता है, चल मेरे घोड़ा चल मेरे यार, वृत्त की परिधि 2 पाई r। तो वृत्त की परिधि आप सूत्र के रूप में नहीं भूलें, इसलिए मैंने बताया है। r यहाँ क्या है, वृत्त, जो वृत्ताकार पृष्ठ है उसकी त्रिज्या, और त्रिज्या आप जानते ही हैं कि केंद्र से परिधि की दूरी। आप जैसे ये परिधि है, पूरा घेरा परिधि कहलाता है, तो केंद्र O से, जैसे ये कोई बिंदु में मान लेता हूं P, तो OP की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या। आप यहाँ की बजाय यहाँ ले सकते हैं, ये भी त्रिज्या R है, ये भी त्रिज्या R है। एक बात और ध्यान रखना, जैसे परिधि से परिधि को मिला दें में, ठीक है, जैसे ये P बिंदु होता है और ये बिंदु मान लो Q है, परिधि से परिधि को मिलाएं और कहां से होकर, वो लाइन कहां से होकर गुजरे, केंद्र से होकर गुजरे, तो उसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। तो देखिए क्यों, अब ये व्यास क्या होता है भाई, देखिए O से P तक त्रिज्या, O से Q तक ये भी क्या है, त्रिज्या। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, R प्लस R, ठीक है। तो 2R, अब एक बात देखिए, 2R के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, व्यास। तो पाई इंटू व्यास, इसका मतलब वृत्त की परिधि को हम कैसे भी निकाल सकते हैं, पाई गुणा व्यास करके, ठीक है। तो जहां व्यास दिया गया हो, त्रिज्या ज्ञात करनी हो, तब क्या करेंगे, व्यास का आधा कर दीजिए, त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे ना आप। दूसरी एक बात और कहते हैं, जो सूत्र सबसे ज्यादा काम में आता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, इतने वर्ग इकाई। अब आप कहेंगे सर वर्ग इकाई क्यों बोल रहे हो आप, अगर त्रिज्या मीटर में है तो वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल को वर्ग में ही नापते हैं, ऐसा है ना। और अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, देखिए दो संकेंद्रीय वृत्त हों, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब जानते हैं, एक ही केंद्र को, ठीक है, एक ही केंद्र को, मतलब एक बिंदु को केंद्र मानकर
और विभिन्न त्रिज्याओं के अगर वृत्त खींचे जाएं तो उनको क्या कहलाएंगे? संकेंद्रीय वृत्त कहलाएंगे। तो ठीक है, अब जैसे केंद्र मैंने O मान लिया, पहले 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया भाई इसके चारों ओर, तो ये तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। अब इसी को केंद्र मान के मैंने एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच दिया, तो सीधी सी बात है ये कितनी हो गई? 3। तो अब आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बिंदु A मान लूँ मैं O और ये मान लूँ B। अब O भी 3 सेंटीमीटर है, OA 2 सेंटीमीटर है, तो सीधी सी बात है ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। अब अगर आपको कोई पूछे कि इस परकोटे का, जो ये परकोटा आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें, ये जो मैंने छायांकित भाग कर दिया इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके पश्चात 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और 3 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाला वृत्त था उसके क्षेत्रफल से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाने पर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जो छायांकित भाग है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, या पाई कॉमन ले लेंगे तो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब देखिए r1 क्या है? OB। यहां मैंने क्या लिया है? OB को r1 के रूप में लिया है, और जो अंदर वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या OA, उसको क्या लिया है? r2 लिया है, और इसका मात्रक भी वही वर्ग इकाई होगा। ठीक है, अब मैं प्रश्न लेकर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अब देखिए, एक प्रश्न के रूप में मैंने आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न लिखा है, एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या दिया गया है? वृत्त की परिधि। ठीक है, तो वृत्त की परिधि दी गई है, वृत्त की परिधि बराबर 176 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए त्रिज्या ज्ञात करने के लिए मैं पहले वृत्त की परिधि का सूत्र लिखूंगा, आप भूले नहीं होंगे, 2 पाई r है वृत्त की परिधि का सूत्र, तो बराबर 176 आ गया। तो r बराबर क्या हो जाएगा भाई? तो r बराबर 176 बटे 2 पाई। ठीक है, तो अब देखिए 176 बटे 2 पाई के स्थान पर 22 बटे 7, 22 अट्ठे 176। ठीक है भाई, और 2 से इसको काट दिया 4, तो 7 चौका 28। ये 28 सेंटीमीटर क्या आ गई? उस वृत्त की परिधि, उस वृत्त की त्रिज्या जिसकी परिधि कितनी है? 176 सेंटीमीटर। इसमें एक चीज और पूछ सकता था आपसे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? जिसकी परिधि 176 सेंटीमीटर है उसका क्षेत्रफल क्या है? तो त्रिज्या उसमें भी निकालनी पड़ती और सीधे हम सूत्र लगा देते कि वृत्त का क्षेत्रफल, और अब सूत्र आपको अच्छी तरह से याद ही है, पाई r स्क्वायर, इसका मतलब 22 बटे 7, और r स्क्वायर का मान आप लिख ही देंगे 28 गुणा 28, क्योंकि त्रिज्या कितनी है? 28। तो 7 चौका 28, 22 चौका 88, तो 88 गुणा 28 आप करेंगे तो मेरे सामने यदनाथ जी बैठे हुए हैं, तो वो करके बता रहे हैं और उन्हें बिल्कुल एक्यूरेट करके नहीं बता दिया है आपको। 2464 वर्ग सेंटीमीटर, 2464 वर्ग सेंटीमीटर ये आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे सवालों को आप आराम से हल कर सकते हैं। अभी मैं कक्षा 10 के स्तर के सवालों पर नहीं पहुंचा हूं, आपको धीरे धीरे वहां पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। हाँ, ऐसा प्रश्न 1 नंबर का सेक्शन ए में जरूर आ सकता है। तो देखिए एक प्रश्न और आपकी स्क्रीन पर, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आप देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ना कि किसी वृत्ताकार डिस्क द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी किसके बराबर थी? उस वृत्ताकार डिस्क की परिधि के बराबर। तो ध्यान रखना इस बात को कि किसी पहिया भी वृत्ताकार है। देखो ध्यान रखना, वृत्त की परिधि और वृत्त में कंफ्यूज ना होना। वृत्त की परिधि एक चक्कर में तय की गई दूरी है उस वृत्ताकार आकृति के द्वारा, तो वृत्त एक आकृति है
और परिधि क्या है, एक चक्कर में उस वृत्ताकार आकृति द्वारा तय की गई दूरी है ना। ये बात को ध्यान रखना है आप। तो सीधे सीधे क्या कह सकते हैं हम कि एक चक्कर में, मैंने लिखा नहीं है, नहीं मैंने लिखना चाहिए था, वृत्ताकार आकृति द्वारा एक चक्कर में, वृत्ताकार आकृति क्या है यहाँ, साइकिल का एक पहिया, तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर किसके होती है, उसकी परिधि के। अब थोड़ी देर आप सोचिए कि 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है ना, तो परिधि कैसे निकाल सकते हैं हम। तो देखिए कितने चक्कर लगाए होंगे, तो चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे, उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी में। ठीक है, तो देखो सूत्र क्या निकाल सकते हैं हम, चक्करों की संख्या, इसको रटना आपको, चक्करों की संख्या बराबर क्या होती है भाई, तय की गई दूरी बटे परिधि, वृत्ताकार आकृति की परिधि, याद रहेगी ना। अब वैसे भी देखिए एक चक्कर में तय की गई दूरी एक परिधि के बराबर, तो n चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी, n परिधि के बराबर। तो सीधी सी बात है, आप चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे, तय की गई दूरी बटे परिधि। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए, परिधि चाहिए, क्योंकि यहाँ दूरी दी गई है और चक्करों की संख्या, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो परिधि बराबर तय की गई दूरी बटे चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। अब तय की गई दूरी कितनी है, 11 किलोमीटर भाई, और चक्करों की संख्या कितनी है, 5000। अब आप देखते हैं कि भाई ये किलोमीटर बड़ा मात्रक है, इसको छोटे मात्रक में बदल सकते हैं, किलोमीटर के मीटर बना सकते हैं, मीटर के सेंटीमीटर बना सकते हैं। तो किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 का गुणा भाई, 11 किलोमीटर में 11000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 सेंटीमीटर का और मैं गुणा कर देता हूं बटे 5000। ठीक है, तो इतने क्या आ जाएगी, ये सेंटीमीटर। अब इसको काट लीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो गई, तो ये कितनी हो गई भाई, 1100। तो ये परिधि, और परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर 1100 बटे 1100, इसको भी काट देते हैं, 20 पंजे 100, तो 11 दूनी 22, 220 आ जाएगी भाई। अब इससे आर में निकाल सकता हूं, तो 220 बटे 2 गुणा 22, और ये 7 कहां चला जाएगा, ऊपर देखिए, आर बराबर 220 बटे 2 पाई, 2 और पाई की जगह क्या लिखूंगा, 22 बटे 7। आप इस मामले में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पाई का जो मान है वो कहीं कहीं हम 22 बटे 7 लेते हैं, सुविधानुसार लेते हैं, और कहीं कहीं 3.14। अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, आधुनिक कंप्यूटरों ने पाई का जो मान है वो 5 लाख स्थान तक ज्ञात कर चुके हैं, 5 लाख स्थान तक, 500,000 है, कमाल की बात है ना। फिर भी अभी तक पूरा मान ज्ञात नहीं कर पाए, इसलिए हम सुविधा के लिए केवल 3.14 ले लेते हैं, नहीं तो ये 5 लाख स्थान तक जाता है। ठीक है, और अब आप कहेंगे सर पाई परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या, पाई अपरमेय संख्या मानते हैं, क्योंकि ये ठीक है इसके हिसाब से ये पूरा नहीं हो रहा है। वैसे इसके हिसाब से तो आपको लग रहा होगा परमेय संख्या है, वैसे पाई को क्या माना जाता है, अपरमेय संख्या। इस बात को आप ध्यान रखना भाई। तो हम सुविधा की दृष्टि से जहां हमें अच्छा लगता है कि 3.14 की संख्याएं किससे विभेद मतलब कट रही हैं, उस हिसाब से ले लेते हैं, कहीं 3.14 ले लेते हैं, कहीं 22 बटे 7। तो मैं यहाँ पाई का मान 22 बटे 7 ले रहा हूँ, तो 22 नीचे और 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब देखिए ये आपको स्पष्ट दिख ही रहा है, और 2 से काट देंगे ये 5 बार, तो 7 5 35, 35 सेंटीमीटर क्या आ गई उस पहिए की त्रिज्या। पर वो पूछ क्या रहा था, व्यास, और हम जानते हैं कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना, इसलिए व्यास बराबर हो जाएगा, व्यास डी डायमीटर, ठीक है, वो क्या होता है 2r के बराबर होता है, तो 2 गुणा 35 बराबर 70 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिए एक अगला प्रश्न, एक वर्ग का
जो परिमाप है वो वृत्त की परिधि के बराबर है, और वृत्त का जो वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो 484 वर्ग मीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें दिया गया क्या है कि वृत्त का जो परिधि है, वृत्त की जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है, और वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वर्ग के क्षेत्रफल से वर्ग का परिमाप ज्ञात करूंगा, और उस वर्ग के परिमाप को वृत्त की परिधि के बराबर करूंगा। फिर वृत्त की परिधि से वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करूंगा, और त्रिज्या ज्ञात होने पर फिर वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए क्या दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 484 वर्ग मीटर। अब हम जानते हैं वर्गाकार आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, ऐसा ही तो आयत होता है। ऐसा आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर वो वर्ग कहलाता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई के स्थान पर भी आप भुजा लिखेंगे और चौड़ाई के स्थान पर भी भुजा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो किसको लंबाई बोलोगे किसको चौड़ाई बोलोगे, इसलिए दोनों के स्थान पर क्या लिख देते हैं, भुजा। तो भुजा गुणा भुजा अर्थात भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर 484। तो भुजा बराबर हो जाएगी 484 का वर्गमूल। 484 का वर्गमूल हम जानते हैं 22 मीटर। ठीक है भाई, 484 का वर्गमूल क्या होता है, 22। ये वर्ग तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, नहीं तो आप निकाल लीजिए। ठीक है, अब भुजा आने पर हम क्या निकाल सकते हैं, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब आप जानते हैं भुजाओं का योग। जैसे वर्ग की 4 भुजा होती है तो चारों भुजाओं का योग। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। पंचभुज का परिमाप क्या होगा, 5 भुजाओं का योग। ऐसे ही षटभुज का परिमाप 6 भुजाओं का योग। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, 4 इंटू भुजा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि उसमें 2 लंबाई आती हैं 2 चौड़ाई आती हैं। ठीक है, तो 2 बार लंबाई प्लस 2 बार चौड़ाई। पर यहाँ चारों भुजा एक जैसी है तो चारों बार भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। तो 4 गुणा भुजा, और भुजा कितनी आ गई है भाई, 22। तो 4 गुणा 22 बराबर 88 मीटर। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि, इसलिए प्रश्नानुसार क्या लिख सकता हूं, वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, वर्ग के परिमाप, वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप कितना है, 88। इसलिए वृत्त की परिधि का सूत्र लिखिए, 2 पाई आर बराबर 88। तो मैं आर निकाल सकता हूं इससे, आर बराबर क्या हो जाएगा, 88 अपॉन 2 पाई। तो 88 अपॉन 2 और पाई की जगह 22 और बटे 7 ऊपर, तो 22 चौका 88 और 2 दूनी 4, इससे 7 दूनी 14 मीटर क्या आ गई भाई, वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या मुझे ज्ञात हो गई 14 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है मुझे, वर्ग का वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, आपको सूत्र याद है ना, पाई आर स्क्वायर। तो 22 बटे 7, आर स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते, 14 गुणा 14। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, तो 44 गुणा 14 कर दीजिए, 14 चौका 56 और 5 616 वर्ग मीटर। ठीक है, तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा, 616 वर्ग मीटर। लीजिए एक प्रश्न और हाजिर है आपकी सामने। एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बात आई समझ में आपके। तो देखिए मैं चित्र बना देता हूं आपके लिए। जैसे ये कोई वृत्ताकार घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या 35 मीटर है। तो ओ से लेके ए तक, ठीक है भाई, 35 मीटर। अब इसके चारों ओर क्या है, 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है इसके चारों ओर।
इस तरह से ये। तो अब देखिए हर जगह ये दूरी 7 मीटर है, यहां से लेके यहां तक ये दूरी 7 मीटर है, ठीक है। तो ये 7 मीटर और अधिक है। तो अब देखिए केंद्र O से A तक की दूरी तो 35 है। अगर मैं केंद्र O से और इस बिंदु को मान लेता हूं B, ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो 35, यहां तक 7A, ठीक है। तो OA बराबर 35 मीटर, ठीक है। तो OB बराबर क्या हो जाएगी, 35 प्लस 35 यहां तक 42 मीटर, ठीक है। तो घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है, 35 मीटर, और मार्ग सहित जो 7 मीटर चौड़ा मार्ग है, मार्ग सहित मैदान की त्रिज्या कितनी है, 42 मीटर, ठीक है। तो मैं इस घास के मैदान जो इस तरह से है, ये पर्वत, मैं इसको ऐसे पर्वत कर देता हूं, तो ये जो घास का मैदान है, ये जो मैं छायांकित भाग कर रहा हूं, ये इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकता हूं भाई, आप देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं भाई, कि पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, पाई कॉमन है, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो देखिए अब पाई का मान 22/7, r1 स्क्वायर, r1 क्या है, OB, ठीक है, कि इस मार्ग सहित इस मैदान की या घास के मैदान की त्रिज्या कितनी है, 42 मीटर। तो 42 का वर्ग माइनस R2, R2 क्या है, घास के मैदान की त्रिज्या OA जो मैंने ये मानी थी, तो OA बराबर कितनी है, 35, तो 35 का वर्ग। अब देखिए यहां से दो रास्ते जा रहे हैं आपके पास, एक तो 42 का वर्ग लिख दीजिए, माइनस कर दीजिए 35 का वर्ग, और अगर ये वर्ग याद नहीं है तो आप गुणनखंड विधि पे चले जाइए। गुणनखंड विधि क्या कहती है कि दो संख्याओं पे वर्ग हो, बीच में ऋण का चिन्ह, तो एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, 22/7, तो 42 प्लस 35, 42 और 35 को एक बार जोड़िए और 42 से 35 एक बार घटाइए, तो 22/7 इंटू ये कितने हो जाएंगे भाई, 77, 42 और 35, और इंटू 42 से 35 गए तो 7, तो देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 77 गुणा 22, तो 22 सत्ते 154, ये 15 कैरी फॉरवर्ड करने पड़ेंगे, 22 सत्ते 154 और 15 169, इतने वर्ग मीटर। ये क्या आ जाएगा भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अर्थात जो घास का मैदान बना, सॉरी घास के मैदान के चारों ओर जो मार्ग बना हुआ है उसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 1694 वर्ग मीटर। अगर सुनो कभी कभी प्रश्न में ऐसा भी कर देता है कि 5 रुपए वर्ग मीटर की दर से, 10 रुपए वर्ग मीटर की दर से इस मार्ग को अगर पक्का कराना है तो उसका व्यय भी ज्ञात कीजिए। तब क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल के जितनी भी दर दे रखी है उसका गुणा करके हम मार्ग को पक्का कराने का व्यय भी ज्ञात कर सकते हैं। हाँ एक बात और ध्यान रखिए कि मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है, आपको लिखना चाहिए वैसे कि घास के मैदान की त्रिज्या ये वो क्या हो जाएगी, R2 वो 35 है, फिर इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, इसलिए घास के मैदान किस है ना की त्रिज्या किसके सहित, मार्ग सहित जो त्रिज्या हो जाएगी वो 35 + 7 जैसे मैंने लिख दिया है। फिर मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि भाई मार्ग सहित घास के मैदान का क्षेत्रफल माइनस केवल घास के मैदान का क्षेत्रफल, तब ये पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं विभिन्न परीक्षा में आए हुए कुछ चुनिंदा प्रश्नों की। तो जैसे आपकी स्क्रीन पर ये प्रश्न है, एक चांदा जो कोण बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं ना, अंग्रेजी में जिसको प्रोटेक्टर बोलते हैं, उसका परिमाप 108 सेंटीमीटर है। तो चांदे का व्यास ज्ञात करना है। तो देखिए चित्र से ही आपको पता लग रहा होगा कि चांदा क्या है, एक अर्धवृत्त है, ठीक है। ऐसे ही तो होता है ना, यहाँ वो छिद्र होता है, फिर यहाँ 90 डिग्री होता है,
यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 डिग्री और फिर यहाँ 180 डिग्री होता है, इस तरह से बनता है। तो अब देखिए इसका जो परिमाप है, अब देखिए इसका जो परिमाप आपको दिया गया है, चांदी का परिमाप क्या दिया गया है हमारे लिए 108 सेंटीमीटर। अब देखिए चांदी के परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। तो देखिए यहां से हम चलें, माना ये बिंदु ए है हमारा, ए से हम चलो इसको बी बोलते हैं, ए बी सी, ये क्या हो गया अर्धवृत्त, और ए सी क्या हो जाएगा इसका व्यास। यहां से हम चले और वापस उसी बिंदु पर आ जाएं तो समस्त लंबाई क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। तो इस परिमाप में क्या शामिल है भाई, ए बी सी अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि है भाई, ये अर्धवृत्त की परिधि तो है, अर्धवृत्त की परिधि प्लस, और ये क्या है, अगर मैं इसका ये केंद्र O मान लूं तो ये त्रिज्या हो जाएगी और ये भी त्रिज्या है, तो ये क्या हो जाएगी 2r, ये AC है भाई, और AC चलो मैं लिख देता हूं, AC लंबाई बराबर कितनी है 108। अब देखिए अर्धवृत्त की परिधि आधा, और परिधि कितनी होती है 2 पाई r प्लस AC क्या है 2r, ये व्यास के बराबर है, ठीक है। तो ये कितनी r हो जाएगी 2r बराबर 108। अब इसको देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब इसको सरल कैसे करें, देखिए पाई r, ठीक है। अब यहां में आप चाहें तो r कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से क्या बचेगा पाई और यहां से 2 बराबर 108। तो r इंटू पाई की जगह 22/7 लिख दीजिए प्लस 2 बराबर 108। अब 7 इसका LCM आ जाएगा, तो कितना देख 7 LCM तो 22 प्लस ये 7 दूनी 14 बराबर 108। अब देखिए क्या हो जाएगा, बज गुणा हो जाएगा, और ये 22 और 24 कितने हो जाएंगे, 22 और 14 36r बराबर 108 और गुणा 7। तो मुझे किसका मान चाहिए r, तो r बराबर 108 गुणा 7 बटे 36, 36 तिया 108, 3 7 21, 21 क्या आ गई इस चांदी की त्रिज्या। पूछ क्या रहा है डायमीटर, डायमीटर का मतलब व्यास, और हम जानते हैं व्यास बराबर क्या होता है त्रिज्या का दुगना। तो 2 गुणा 21 42 सेंटीमीटर इस प्रोटेक्टर का क्या आ जाएगा भाई व्यास। इसी कड़ी में देखिए दूसरा प्रश्न, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 30 सेंटीमीटर अधिक है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए मैं मान लेता हूं कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या r है, तो दिया क्या गया है भाई कि वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की जो परिधि है प्रश्नानुसार में लिख लेता हूं व्यास से का मतलब आगे चलिए 30 अधिक है, कम होती तो माइनस लगा देते, अधिक के लिए प्लस लगा देते हैं। ये प्रश्नानुसार समीकरण बन गया। अब सूत्र के रूप में पिरो दीजिए इसको, परिधि 2 पाई r, ठीक है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो त्रिज्या r मान के चल रहे हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा 2r प्लस 30, सरल कर लीजिए, 2 पाई का मान 22/7, ये r हो गया बराबर 2r प्लस 30, ठीक है भाई। तो अब देखिए 7 लघुत्तम ले लेता हूं मैं, 7 लघुत्तम लेके क्या हो जाएगा भाई, ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 22 दूनी 44 r बराबर 7 दूनी 14 r प्लस 30 गुणा 7 कितने हो जाएंगे 210। देखिए ऐसे प्रश्नों में या तो आप लघुत्तम ले लीजिए या एलसीएम जो होता है उसका प्रत्येक पद में गुणा कर दीजिए। यहाँ 7 से गुणा करेंगे 7 से 7 कैंसिल आउट, यहाँ 7 से गुणा करेंगे 14r, यहाँ 7 से गुणा करेंगे 210। कोई भी गणितीय प्रक्रिया की जाती है समस्त पदों में एक साथ की जाती है, ठीक है, ऐसे नहीं किसी में कर लें बाकी की को छोड़ दें। तो अब पक्षांतरण कर लीजिए, 44r माइनस 14r बराबर 210, ये 30r बचे भाई, तो 210, तो r बराबर 210/30, 3 7 21। तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई भाई 7 सेंटीमीटर। तो है ना आसान सवाल। देखिए बहुत अच्छा सवाल है।
आपकी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं कि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, दोनों के क्षेत्रफलों का योग 130 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। पढ़ने में सावधानी रखें, 130 पाई वर्ग सेंटीमीटर दोनों के क्षेत्रफलों का योग। आगे पढ़िए, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ सर्किल्स इज 14 सेंटीमीटर। दोनों वृत्तों की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए मैं एक छोटा सा चित्र आपके लिए बना दूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक वृत्त है भाई, इसका केंद्र C1 मान लेता हूं, एक दूसरा वृत्त और है, ठीक है, और इसका केंद्र C2 मान लेता हूं। इसकी त्रिज्या ये R1 मान लेता हूं और इसकी त्रिज्या क्या मान लेता हूं, R2, ठीक है, इसको R2 नीचे लिख देता हूं। तो प्रश्न में क्या दिया गया है भाई कि दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, तो दिया है, आपको जो दिया गया है उसको लिख लीजिए आप कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है, एक तो ये दिया गया है। और क्या दिया गया है, दोनों के क्षेत्रफलों का योग, अर्थात पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी त्रिज्या R1 है, पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R स्क्वायर, प्लस दूसरे वृत्त का जिसकी त्रिज्या R2 मैंने मान ली है, पाई R2 स्क्वायर, और दोनों का योग कितना है, 130 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए मैं कॉमन के रूप में क्या निकाल सकता हूं, पाई, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर 130 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट। इसका मतलब मेरे पास एक और समीकरण आ गया कि R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर 130, ये समीकरण 2। अब समस्या यहां खड़ी हो रही है भाई, ऐसे सवाल थोड़े जटिल लगते हैं, पर आप एक बार ऐसे प्रश्नों को हल करना सीख जाए ना तो फिर बहुत आसानी होती है, और ऐसे प्रश्न जीवन में बहुत काम आते हैं। जहां आपको, आपने जैसे मैंने पढ़ाया था आपके लिए वो पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दोनों में ही ऐसे प्रश्न आए थे। आप देखिए दो त्रिज्याओं का योग 14 है, दोनों त्रिज्याओं के वर्गों का योग 130 है, तो मैं R1 और R2 को अलग अलग कैसे ज्ञात करूं। देखो R1 और R2 का योग पता है, जब तक इनका अंतर पता नहीं हो मैं R1 और R2 ज्ञात नहीं कर सकता। इसका मतलब मुझे कैसे भी कोई योजना बनाकर R1 माइनस R2 का मान निकालना है, वो समीकरण 3 होगा, फिर समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे, इसको समीकरण 1 दे देता हूं ना, तब जाके ये मान लिख लेगा भाई। तो सुनिए, उसका एक फॉर्मूला फिक्स होता है। फिक्स फॉर्मूला क्या होता है कि आप होल वर्ग वाला सूत्र लगाएंगे। कौन सा, तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर, पता ही आपको क्या होता है, बताइए, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस इनके गुणा का दुगना, ये रटा हुआ होना चाहिए। दो संख्याओं को होल वर्ग कैसे खोलते हैं, पहली संख्या के रूप में जो संख्या है उसका वर्ग कीजिए, प्लस दूसरी संख्या के रूप में उसका वर्ग कीजिए, और फिर दोनों संख्याओं के गुणा का दुगना लिख दीजिए। देखिए भाई R1 प्लस R2 का मान मेरे पास है 14, तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, 14 का वर्ग बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। समीकरण 2 से देखिए R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर का मान क्या है, 130, तो इन दोनों के स्थान पर मैं 130 लिख सकता हूं प्लस 2R1 R2। इसका मतलब 2R1 R2 का मान क्या हो जाएगा, 14 का वर्ग माइनस 130, और 14 का वर्ग कितना होता है, 196, ठीक है, 14 का वर्ग कितना होता है, 196 माइनस 130 और 130, तो ये 66 बच जाएगा। तो इससे मुझे R1 और R2 का पता लग गया कि 66 है भाई, ये समीकरण 3 हो गया। मैं कहां पहुंच गया कि वो दो संख्या ऐसी हैं जिनका योग 14 है और उनका गुणा 66 है। आप यही निकाल सकते हैं कि भाई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 64 हो और गुणा करने पर 66 आ जाए, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी, 14 हो, हाँ योग, तो ऐसी कौन सी संख्या है आप नहीं निकालना चाहते तो कोई बात नहीं, आगे और बढ़ा देते हैं। आप तो पता लग गया ना आपको कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, बताइए। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर क्या होगा, R1 स्क्वायर प्लस
R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2, केवल प्लस और माइनस का ही अंतर होता है। ठीक है, ये दोनों तो वर्ग संख्याएं प्लस की ही रहती हैं। तो देखिए R1 माइनस R2 का स्क्वायर बराबर R1 प्लस R, है ना, ये ना R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इसका मान तो कितना है 130 माइनस 2 R1 R2, ठीक है, सॉरी ये 2 R1 R2 का मान है, ये 2 R1 R2 का मान कितना है 66, तो 2 R1 R2 का मान क्या लिख दूं मैं 66। तो 130 से 66 घटा दीजिए, 130 से 66 घटाने पर आएंगे 64। ठीक है, तो R1 माइनस R2 का मान क्या हो जाएगा 64 का वर्गमूल बराबर 8। अब आप कहेंगे प्लस माइनस 8 क्यों नहीं लिखा? बंधु त्रिज्याएं कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक है, त्रिज्या कभी ऋणात्मक होती है क्या? इसलिए हम केवल प्लस 8 कंसीडर कर रहे हैं, माइनस 8, क्योंकि कोई कह सकता है कि भाई 64 का वर्गमूल तो प्लस 8 भी हो सकता है और माइनस 8 भी हो सकता है, तो फिर मैंने माइनस 8 क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? तो आप बताएंगे ना कि त्रिज्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए इन दोनों त्रिज्याओं का अंतर 8 सेंटीमीटर है भाई। अब ये समीकरण 4th हो गया। अब समीकरण 1 और 4 से मान निकाल लीजिए। समीकरण 1 क्या कह रहा है कि R1 प्लस R2 बराबर 14 है, और समीकरण 4 क्या कह रहा है कि R1 माइनस R2 बराबर 8 है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो मैं यहां लिख देता हूं, जोड़ने पर क्या हो जाएगा भाई 2R1, तो 2R1 बराबर क्या हो जाएगा 14 और 8 22। ठीक है, तो R1 बराबर 22/2 बराबर 11। तो इसका मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तो तसल्ली आ गई होगी कि R2 कितनी है। अब R2 भी नहीं निकाली है, तो समीकरण 1 में मान रख दीजिए कि R1 के स्थान पर 11 प्लस R2 बराबर 14, तो R2 बराबर 14 माइनस 11, तो R2 बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 कितनी है 11 सेंटीमीटर, और R2 दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। योग देख लीजिए 14, इनके वर्गों का योग 121 और 9 130 ही होगा ना, 11 का वर्ग 121, 3 का वर्ग 9, तो 121 और 9 130, और यही बात यहाँ दी गई है कि इनके वर्गों का योग 130 है। तो देखिए एक अच्छा प्रश्न है, फोकस के लिए उसका, हाँ बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। हमें दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं को ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं चित्र बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे एक बड़ा वृत्त है भाई, ये एक बड़ा वृत्त लिया मैंने, ठीक है, और इसका केंद्र ये मान लेता हूं मैं C1, तो ये कोई बिंदु है A, तो सीधी सी बात है C1A बराबर मैंने क्या मान लिया R1, बड़े वृत्त की त्रिज्या C1A बराबर क्या ले लिया मैंने R1। इस बात को ध्यान से समझते जाना। अब एक दूसरा वृत्त है भाई, और मैं मान लेता हूं कि दूसरा वृत्त इसको A बिंदु पर ही स्पर्श करता है, तो दूसरा वृत्त भी मैंने बना लिया। अब इसका केंद्र भी यहां होगा कोई, ये केंद्र मान लिया मैंने C2, तो जाहिर सी बात है C2A क्या होगी दूसरे वृत्त की त्रिज्या होगी, तो C2A बराबर दूसरे वृत्त की त्रिज्या को मैं क्या मान लेता हूं R2। अब दिया हुआ क्या है भाई, दिया है, क्या दिया है कि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या दिया है C1 C2 बराबर 6 सेंटीमीटर, यही दिया गया है ना। अब एक बात सोचिए, C1 C2 किसके बराबर होगा? क्या मैं C1 C2 को C1A, ध्यान से देखिए, C1 C2 के स्थान पर क्या मैं C1A माइनस C2A नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। ठीक है, तो देखिए C1 C2 के स्थान पर लिख रहा हूं मैं C1A माइनस C2A बराबर 6 सेंटीमीटर। अब यहां देखकर आप बोल ही सकते हैं कि भाई C1A बराबर R1 है और C2A बराबर R2 है। इसका मतलब R1 माइनस R2 बराबर 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा समीकरण 1 हुआ। अब आगे देखिए भाई, आगे क्या है कि उनके क्षेत्रफलों का योग 116 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या R1 है? आप कहेंगे सर पाई R1 स्क्वायर, प्लस दूसरा वृत्त जिसकी
त्रिज्या R2 है तो पाई R2 स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल हो गया दोनों का योग 116 पाई के बराबर। पाई कॉमन निकाल सकते हैं तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर 116 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका मतलब मेरे पास दूसरा समीकरण आ गया पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 116, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मैं आपको बताना चाहूं तो भी आपके समझ में आ गया होगा कि R1 माइनस R2 का मान हमारे पास है, तो R1 प्लस R2 का मान कैसे भी ज्ञात कीजिए, तभी तो R1 और R2 का अलग अलग मान ज्ञात करेंगे हम। तो देखिए मैं एक छोटी अलग से विधि थोड़ी सी बताने का प्रयास करता हूं। आपको याद ही है ना दो संख्याओं का होल वर्ग, तो a प्लस बी का मैं होल स्क्वायर आपको कहूं तो आप सीधे सीधे बता देंगे कि सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो होल स्क्वायर खोलते हैं आप, पहली का वर्ग दूसरी का वर्ग, बीच में इन दोनों के गुणा का दुगना, ab का दुगना 2ab लिख दिया। अगर माइनस होता तो क्या होता भाई, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता ना। तो हमें खूब याद है कि पहली का वर्ग और दूसरी का वर्ग ये हमेशा धनात्मक होते हैं। अगर बीच में चिन्ह है माइनस का तो दोनों के बीच में माइनस चिन्ह आएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आएगा, यही तो अंतर होता है। अब मैं इन दोनों को जोड़ने के लिए आपसे कहूं तो क्या होगा भाई, ये टर्म प्लस 2ab और माइनस 2ab तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएंगे, b स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर हो जाएंगी। तो मैं दो कॉमन ले लेता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब मैं आपसे कहूं कि a के स्थान पर R1 लिख दीजिए और b के स्थान पर R2 लिख दीजिए, तो क्या होगा भाई, आप सीधे सीधे कह देंगे, क्या कह देंगे नंबर 2 में कि R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ऐसे ही ना, ये R1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर बराबर ट्वाइस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब इसमें मान रख दीजिए, क्या हमें R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर पता है, नहीं पता है, इसी के लिए तो सब ये तामझाम हो रहा है। तो देखिए R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 की वैल्यू पता है, समीकरण 1 से 6 रख दीजिए बराबर ट्वाइस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 2 से पता है 116, ठीक है। तो मैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा 116 दूनी 232 और ये 36 इधर को आके हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि 6 का वर्ग है, प्लस का चिन्ह बराबर का निशान जब कूद के इधर को आएगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो देखिए अब मैं इसको थोड़ा ग्रीन बोर्ड को साफ कर देता हूं। तो देखिए R1 प्लस R2 का स्क्वायर, R1 प्लस R2 का स्क्वायर बराबर 232 से 36 घटाइए 196, 196 ही बचेंगे सर, हाँ सर। तो देखिए 232 से 36 घटाएंगे तो 196 ही बचेंगे, इसलिए 196 232 से 36 घटाने पर, तो R1 प्लस R2 का मान क्या हो जाएगा 196 का अंडर रूट, और वो बराबर क्या लिख दूंगा मैं 14 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 14 होंगे, क्योंकि त्रिज्याएं ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए केवल प्लस का चिन्ह लेकर मैं प्लस 14 लिख रहा हूं। अब ये समीकरण मैं इसको थर्ड मान लेता हूं। अब समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से R1 माइनस R2 की है, R1 माइनस R2 बराबर 6 है, और समीकरण 3 से R1 प्लस R2 बराबर 14 सेंटीमीटर है, ये समीकरण थर्ड। आप समीकरण 1 और 3 को जोड़ दीजिए तो R2 कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह के, तो 2R1 बराबर 20, ठीक है। तो R1 बराबर 20/2 बराबर 10।
अब R1 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 10 माइनस R2 बराबर 6, तो माइनस R2 बराबर 6 माइनस 10 बराबर माइनस के 4, इसका मतलब R2 बराबर 4 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 10 सेंटीमीटर, ये जो आंसर है, और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इनके क्षेत्रफलों का, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा भाई 100 पाई, पाई R स्क्वायर, तो पाई और 10 का वर्ग 100, तो 100 पाई, और इसका 16 पाई, 116 पाई हो गया ना। तो इसका मतलब प्रश्न हमारा सही है, और इनकी त्रिज्याओं का जो अंतर है वो भी आपको दिख रहा है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए बहुत सरल सा सवाल है, केवल समझने का खेल है। एक तार है, इसे मोड़कर पहले एक वृत्त बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर आती है, ठीक है। अब बाद में उसी तार को अलग करके और फिर मोड़ा जाता है और वर्गाकार आकृति का रूप दिया जाता है। तो वर्ग जो बना है उसकी हमें भुजा ज्ञात करनी है। तो आप एक बात सोचिए, जैसे एक कोई वायर है मेरे पास, ये चलो ये जो वायर है मान लेता हूं ये कोई वायर है मेरे पास, इसको मोड़ के और मैं क्या बना रहा हूं वृत्त बना रहा हूं इस तरह से। तो आप सोचिए इस जो तार की जो लंबाई है वो क्या इस परिधि के बराबर नहीं होगी भाई। इसी को तो मोड़कर, जैसे यहां से मैं मोड़ता इस जगह से और इसको यूं लपेट के एक वृत्ताकार रूप दे देता, तो तार की लंबाई का मतलब क्या है वृत्त की परिधि, ठीक है। तो इस बात को लिखूंगा कि माना तार की लंबाई को मोड़कर क्या बनाया जा रहा है वृत्त बनाया गया है। इसलिए वृत्त की परिधि क्या हो गई भाई, वृत्त की परिधि बराबर तार की लंबाई, ये बात तो ही ना। वृत्त की परिधि बराबर क्या हो गई तार की लंबाई, और वृत्त की परिधि किसके बराबर होती है 2 पाई r। अब वो जो वृत्त बनाया गया था उसकी त्रिज्या कितनी है, जो ये वृत्त बनाया गया है इसकी त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर। तो r बराबर क्या है यहाँ 28 सेंटीमीटर मान रख देते हैं, तो 2 पाई की जगह 22/7, r के स्थान पर 28, तो 7 चौका 28, तो 44 चौका 176 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो तार था 176 सेंटीमीटर लंबा था। ये बात आपके समझ में आई ना, सोच लीजिए इस बात को। तार 176 सेंटीमीटर लंबा था, उसको मरोड़कर या लपेटकर मैंने वृत्त बनाया, तो वो वृत्त की परिधि हुई, और जिसकी अब आप निकाल के देखिए 176 परिधि है तो त्रिज्या ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। अब फिर बात सोचिए, अब इस को लपेट कर बना दिया, फिर तार को लंबा कर लिया हमने, अब उसी तार से एक वर्ग बनाया जा रहा है। तो अब सोचिए क्या बनाया जा रहा है वर्ग, और वर्ग हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजा कैसी होती हैं बराबर। अब सोचिए यहां से शुरू किया तार को लपेटना, यहाँ, इसका मतलब वर्ग की चारों भुजा बराबर होती हैं। ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, तो यहां से x x x x है ना, तो 4x बराबर ना कितना होगा 176। यही तो बात है भाई, पूरा इसी तार को मोड़ कर ही तो वर्ग बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का जो परिमाप है वो कितना होता है 4x, क्योंकि वर्ग की चार भुजा बराबर होती है, तो 4 इंटू भुजा लिख दीजिए, 4x लिख दीजिए, वो किसके बराबर होगा 176 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा 176/4, सीधे 44 सेंटीमीटर। और यही बात पूछ रहा था कि बनाए गए वर्ग की भुजा क्या है, तो बनाए गए वर्ग की भुजा क्या होगी 44 सेंटीमीटर। देखिए प्रश्न को, ए रेस ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिंग। एक जो दौड़ का मैदान है वो एक गोलाकार या वृत्ताकार, सॉरी गोलाकार शब्द उचित नहीं है, वृत्ताकार रूप में है। रिंग भी वृत्ताकार होती है। हुज इनर सर्कमफ्रेंस, जिसकी अंतः परिधि, अंदर से देखा जाए तो जो परिधि है
वो 352 मीटर है एंड द आउटर सरकमफियरेंस इज 396 मीटर। जो बाहर की परिधि है, मतलब बाहर से उसकी परिधि को नापा जाए तो 396 मीटर है। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक, जो ट्रैक बना हुआ है उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका चित्र में बनाने का प्रयास करता हूं भाई। जैसे बाहर से जो मैदान है, दौड़ का जो मैदान है आपका, रेस ट्रैक है, वो इस तरह का है और इस तरह से बना हुआ है, आप ये बना हुआ है। ठीक है, और ये आपका रेस ट्रैक है, यहां आप दौड़ सकते हैं इस तरह से। ठीक है भाई, अब बाहर वाली स्थिति यहां से चलें और यहां तक, बाहर की जो परिधि है वो 396 है और अंदर वाली जो ये परिधि है वो कितनी है, 352। तो रेस ट्रैक की विड्थ क्या है, ये है। तो मैं क्या कर लेता हूं कि जो बाहर से जो त्रिज्या है, ये सेंटर मान लेता हूं ओ, तो ए बिंदु से, तो ओ ए अर्थात ट्रैक की जो आउटर लेयर है ना, उससे जो त्रिज्या ली गई उसको R1 मान लेता हूं और इस बिंदु को मान लेता हूं मैं B। तो ओ बी या अंदर से जो ट्रैक की जो त्रिज्या है वो क्या मान लेता हूं मैं, R2। ठीक है, तो इस रेस ट्रैक की चौड़ाई क्या होगी, AB। और AB कैसे ज्ञात कर सकते हैं हम, OA माइनस OB, अर्थात R1 से सॉरी R2 घटा दें तो रेस ट्रैक की चौड़ाई आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया है कि जो बाह्य परिधि है, आउटर सरकमफियरेंस, बाह्य परिधि, और बाह्य परिधि क्या होगी, 2 पाई R1, क्योंकि बाह्य त्रिज्या क्या मान के चल रहे हैं हम, R1, वो किसके बराबर है भाई, 396। तो मैं इससे R1 ज्ञात कर सकता हूं। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, 396 अपॉन 2 पाई। तो देखिए 396 अपॉन 2 और पाई के स्थान पर 22 और 7 कहां लिखे जाएंगे, ऊपर भाई। ठीक है, अब 22 से इसको देखते हैं, 22 एकन 22 17 और 22 अट्ठे 176। अब 2 से और काट दीजिए 9, तो 9 7 63 मीटर। इसका मतलब इस रेस ट्रैक की जो बाह्य त्रिज्या है वो 63 मीटर है, ओ से लेकर ए तक। अब देखिए अंतः जो परिधि है या आंतरिक जो परिधि है, अंतः परिधि, और अंतः परिधि क्या होगी, 2 पाई R2, और वो कितनी दी गई है, 352। इससे मैं R2 ज्ञात कर सकता हूं, तो 352 बाई 2 पाई, तो 352 बटे 2 और पाई के स्थान पर 22 बटे 7, और ये बटे 7 कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, अब 352 को 22 से काट कर देख लेते हैं, 22 एकन 22, 13 बचे, 132 हो गया, तो 22 छिक्की 132, 2 से इसको काट दीजिए, तो 8 7 56 मीटर। ठीक है, अतः ट्रैक की चौड़ाई, ट्रैक की चौड़ाई यही पूछ रहा है ना, और ट्रैक की चौड़ाई क्या हो जाएगी भाई, R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगी 63 माइनस 56 बराबर 7 मीटर। हाँ, इस बात को ध्यान रख लेना भाई, R1 क्या थी, O से लेके A तक, और R2 क्या है, O से लेके B तक। तो OA माइनस OB अर्थात R1 माइनस R2 करने पर AB आ जाएगी, और AB क्या है, इस रेस ट्रैक की विड्थ या चौड़ाई। तो देखिए एक प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक लड़का इस प्रकार से साइकिल चला रहा है कि उसका जो पहिया है साइकिल का वो प्रति मिनट 140 चक्कर लगा रहा है। यदि पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर है तो लड़का जिस स्पीड से साइकिल चला रहा है उसको प्रति घंटे में ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप ये बात तो जानते ही हैं कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी उसकी परिधि के बराबर होती, सही है ना भाई। तो आप देखिए पहिए का व्यास कितना है भाई, सबसे पहले पहिए का व्यास दिया गया है,
तो पहिए का व्यास बराबर 60 सेंटीमीटर। तो इससे हम निकाल सकते हैं त्रिज्या r बराबर 60/2 बराबर 30 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में साइकिल द्वारा तय की गई दूरी बराबर किसके होगी? परिधि के, साइकिल के पहिए की परिधि के। और परिधि क्या होती है? 2πr। इसका मतलब 2 की जगह 22/7 और r की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? 30 सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर एक चक्कर में जाएगा। अब सीधी सी बात है, जब प्रश्न में देखिए कि वो लड़का 1 मिनट में इस दर से साइकिल चला रहा है कि उसका पहिया 1 मिनट में 140 चक्कर लगा रहा है। तो 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी भाई? तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? इसमें 140 का गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है? 140। और एक चक्कर में तय की गई दूरी एक परिधि के बराबर है। तो 1 मिनट में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? 2 × 22/7 × 30 में किसका गुणा कर दूंगा भाई मैं? 140 का। ये 1 मिनट में उसके द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। तो अब इससे सरल कर लीजिए, इसको 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14। तो ये 22 दूनी 44 गुणा 600, 30 × 20, इतने सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बना लीजिए। तो 44 × 600/100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इतने मीटर। तो ये हो जाएंगे 4 × 6 = 24 और 264 मीटर। अर्थात पहिया 1 मिनट में, साइकिल जो चलाने वाला बच्चा है वो इस दर से साइकिल चला रहा है कि वो 1 मिनट में 264 मीटर की दूरी तय करता है। अब वो पूछ क्या रहा है? लड़के की जो चाल है ना प्रति घंटा, अर्थात वो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, वही तो चाल है। 1 घंटे में तय की गई दूरी। तो 1 घंटे में तय की गई दूरी, इसमें 60 का गुणा और कर दीजिए, 264 × 60। ठीक है, वो मीटर में दूरी आएगी। और आप चाहें तो किलोमीटर में परिवर्तित करने के लिए इसमें 1000 का भाग और दे देते हैं। ठीक है, तो 264 × 60/1000, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। 6 का गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24 और 6 चंगा 36 और 2 38, 6 दूनी 12 और 3 15/100। इसका मतलब 15.84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो बच्चा साइकिल चला रहा है। तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। एक कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर, एक का नहीं, चारों पहियों का व्यास, क्योंकि सब समान होते हैं। पहिया 10 मिनट में कितने पूर्ण चक्कर लगाएगा यदि उस समय कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति कर रही है। ठीक है, अब देखो प्रश्न यहां है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये पोर्शन है कि 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। और ये क्या है भाई? 1 घंटे में तय की गई दूरी है। चाल का मतलब क्या है? 1 घंटे में तय की गई दूरी। प्रति घंटे में है तो प्रति मिनट में दी गई, तो 1 मिनट में तय की गई दूरी। तो यहीं से बात को पकड़िए, कार द्वारा 1 घंटे का मतलब आप जानते ही हैं 60 मिनट। ठीक है, इसको मैं 60 मिनट कह देता हूं। मैं तय की गई दूरी कितनी है भाई? 66 किलोमीटर। ठीक है, और अब चूंकि देखिए यहां सेंटीमीटर में दिया गया है, तो क्यों ना हम 66 किलोमीटर के सेंटीमीटर बना लें। ठीक है भाई, तो देखिए क्या लिख सकता हूं? 66 × 1000 × 100 भाई मीटर बनाए और फिर सेंटीमीटर बनाए, इतने सेंटीमीटर की दूरी तय कर रही है। ठीक है भाई, तो महत्वपूर्ण क्या है? 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब आप कहेंगे सर 10 मिनट में क्यों निकाल रहे हो? अरे 1 चक्कर में तय की गई दूरी कितने के बराबर होती है? परिधि के। ठीक है,
तो 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, तो मैं अभी उसी बात पे आऊंगा, तो पहले निकाल लेता हूं मैं। तो कार 10 मिनट में, या कार द्वारा 10 मिनट में तय की गई दूरी, मैं कार द्वारा शब्द लिख देता हूं, तय की गई दूरी बराबर कितनी हो जाएगी भाई, 66, और ये 1000 गुणा 100 बटे भाई 60 मिनट है, ठीक है। तो 60 का भाग लगेगा और 10 का गुणा, क्यों, क्योंकि 1 मिनट में तय की गई दूरी कितनी हुई, 60 मिनट में तय की गई दूरी इतनी, तो 1 मिनट में तय की गई दूरी 60 का भाग लगेगा, तो 10 मिनट में तय की गई दूरी 10 का गुणा हो जाएगा। बात सही है ना भाई। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 6 से ये 11, ठीक है। तो 11 पे कितनी शून्य हो जाएंगी, 5, इतने सेंटीमीटर। इसको यहीं लिखा रहने दें। अब देखिए पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर क्या होगी, परिधि, मतलब पहिए की परिधि के बराबर, और परिधि कितनी है 2 पाई आर, तो 2 गुणा पाई की जगह 22/7, और आर कितनी दी गई है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। 80 उसका व्यास है, तो 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। पहिया एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा, तो मैं ये मान लेता हूं इतनी दूरी तय करने में पहिया n चक्कर लगाता है, इसका मतलब n चक्करों में तय की गई दूरी बराबर इतनी, ठीक है। इसलिए क्या लिख सकता हूं मैं, n चक्करों में, भाई 10 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा, 10 मिनट में तय की गई दूरी ये निकाल ली मैंने, तो n चक्करों में तय की गई दूरी बराबर कितनी है, 11 पे 5 शून्य, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 11 लाख सेंटीमीटर। तो अब देखिए n इंटू एक चक्कर में तय की गई दूरी, और एक चक्कर में तय की गई दूरी ये है भाई 2 गुणा 22/7 इंटू 40 बराबर 11 लाख, ठीक है भाई, 3 और 2 5। तो इससे अब मैं n का मान ज्ञात कर सकता हूं, और n बराबर हो जाएगा, n बराबर 11, और इस पर 5 जीरो हैं भाई, जीरो संभाल कर लगाना, अपॉन इस संख्या का भाग लगेगा 2 गुणा 22, 7 ऊपर चला जाएगा, और ये गुणा 40। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 22 से इसको काट देते हैं, 22 पंजे 110, तो ये 5000 हो जाएंगे। फिर 5000 को 2 से काटेंगे तो ये 2500, ठीक है। अब इसको आगे लिख देता हूं मैं, 2500 गुणा 7 बटे 4 और रह गए, 4 से और काट दीजिए, 4 6 24, एक बचा, तो 0 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब 6 से 25 गुणा 7 कर दीजिए, तो ये आ जाएंगे, देखिए 7 पद 35, 7 दूनी 14 और 3 17 और 7 छिक्की 42 और 1 43, 4375। अर्थात कार 10 मिनट में, कार का जो पहिया है वो 10 मिनट में 4375 की दूरी, सॉरी 4375 चक्कर लगाएगा, ठीक है, जब उसकी स्पीड कितनी थी 66 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपके लिए बहुत अच्छा सवाल मैं लेके आया हूं। एन एथलेटिक ट्रैक 14 मीटर वाइड कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेट सेक्शंस 120 मीटर joining semi-circular ends whose inner radius is 35 meter. Calculate the area of the shaded region. अब देखिए मैं इस प्रश्न का हल आपको कराऊं उससे पहले इसका चित्र बना के देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें 2 सीधे सेक्शन हैं 120 मीटर लंबे। तो पहले में देखिए, और कितने चौड़े हैं 14 मीटर, ये है ना, ट्रैक की चौड़ाई कितनी दी गई है 14 में। तो देखिए ये 14 मीटर ये हो गया, और ये
अब आप कहेंगे ये जो चौड़ाई है ये कितनी है भाई, 14 मीटर। ठीक है, जैसे यहाँ 14 मीटर है तो ये भी 14 मीटर ही है। आप इसको ध्यान से समझना। और इन ट्रैक की जो लंबाई है वो कितनी है, 120 मीटर। इसका मतलब यहां से लेकर ये लंबाई 120 मीटर है। ठीक है, यहां तक बात समाप्त हुई। अब यहां आगे पढ़िए कि लॉन्ग, ये जो अतकाएं जॉइनिंग सेमी सर्कुलर एंड्स, अब जो मिल रहे हैं वो किस तरह से मिल रहे हैं भाई, इस तरह से मिल रहे हैं। ये सेमी सर्कुलर अर्धवृत्त से जुड़े हुए हैं, इस तरह से ये ऐसे जुड़े हुए हैं कि इनकी जो बीच की जो दूरी है वो चित्र में आपको, क्योंकि ये सीधे सीधे बना रहा हूं मैं, तो ये हर जगह 14 ही रहेगी। ये सेमी सर्कुलर बन गया। इसी तरह इसको भी बनाइए, और मैं इसको भी बनाने का प्रयास करता हूं भाई। हाँ, ये थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो आप यही मान के चलें कि जो ये दूरी है 14 सेंटीमीटर ही है। तो अब मुझे ये जो बना एरिया, ये शेडेड एरिया ये जो बन रहा है, चलो मैं इसको बना के बता देता हूँ ऐसे। शेडेड, ये शेडेड है। ये हमारा ट्रैक है पूरा, इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है भाई, आप इसको ध्यान से आप समझने का प्रयास करें। तो देखो इसको कैसे हल करें, इसको कितने भागों में बांटें जिससे जो ये छायांकित भाग मैंने किया है इसका क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सके। तो इसको मैं 4 भागों में बांट सकता हूं। अब आप कहेंगे सर 4 भाग कहां से आए, आप देखिए यहां से यहां तक ये, और ये यहीं से तो ये सेमी सर्कुलर शुरू हुए थे, और इसी तरह यहाँ ये और ये। तो इसको अगर मैं नाम दे दूं ABCD, तो ये एक आयत बन गया ना, जिसकी लंबाई कितनी है 120 और चौड़ाई कितनी है 14। इसी तरह ये भी एक आयत बन गया KLMN। तो इन दोनों का क्षेत्रफल समान होगा क्योंकि दोनों की लंबाई 120 है, चौड़ाई 14 है। अब देखिए फिर भाई इनका क्षेत्रफल जुड़ जाएगा, साथ में इस एरिया का क्षेत्रफल। अब इस एरिया का क्षेत्रफल कैसे जोड़ें भाई, ये समस्या है। अब इसके लिए हाँ ये भी, और देखिए इनकी जो इनर रेडियस है, अगर मैं यहां से देखो, इनर रेडियस का मतलब है यहां से और इसको निकालूं, ये जो दूरियत का है ये कितनी है 35 मीटर। ठीक है, और ऐसे ही ये जो सेमी सर्कुलर थे ये कितनी है 35 मीटर अंदर अंदर। तो अब देखिए इस वृत्त को यहां से सोचिए, इसका कैसे निकालूं, आउटर सर्किल यहीं से देखिए आप, आउटर वाले क्षेत्रफल से और ये इनर वाला क्षेत्रफल जब घट जाएगा तो केवल साइडेड एरिया रह जाएगा। तो कैसे निकाल सकते हैं इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनना। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल मैं पूरा लिख देता हूं, आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना। आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस आयत KLMN का क्षेत्रफल प्लस क्या करूंगा भाई, ये जो अतकाएं दो सेमी जो अर्धवृत्त है, सेमी का मतलब जो अर्धवृत्त बने हुए हैं, इनका क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों का जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो कैसे निकाल सकते हैं सर, इसका तो निकाल देंगे हम 120 गुणा 14 प्लस भाई 120 लंबाई है, 14 इसकी चौड़ाई है। इसी तरह इसका भी KLMN का भी 120 गुणा 14 आ जाएगा। ये तो सरल बात हुई। अब दो अर्धवृत्तों के छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए। वह वृत्त जो 35 प्लस 14 अर्थात 49 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, उसके क्षेत्रफल से घटाइए
वह वृत्त का जिसका क्षेत्रफल क्या है 35 मीटर है, सॉरी जिसकी त्रिज्या क्या है 35 मीटर है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसमें क्या करेंगे भाई 2 इंटू, क्योंकि दोनों साइड सेम है तो 2 इंटू हाफ, ठीक है, तो 2 इंटू हाफ मतलब पूरा हो जाएगा। तो इसको लिखने की कोई, हाँ मैं लिख देता हूं चलो, पाई इंटू 35 प्लस 14, भाई 35 तो यहां तक है और ये 14 और है, ट्रैक की चौड़ाई है, तो 49 का वर्ग माइनस पाई इंटू 35 का वर्ग। ठीक है भाई, अब इसको सरल कर लीजिए, तो 0 14 दूनी 28 और 14 एकन 14 और 2 16, 1680 प्लस 1680 प्लस, अब 2 से ये कट जाएगा तो पाई कॉमन आ जाएगी भाई, 49 का वर्ग माइनस 35 का वर्ग, तो देखिए 49 प्लस 35 और 49 माइनस 35, वही सूत्र आ गया, 2 का वर्ग बीच में ऋण का चिन्ह, तो एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, तो 16 से 80 और 16 से 80 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 3320 यानी 3360, तो 0 8 और 8 16 और 1 2 3, ठीक है 3360 हो जाएंगे। प्लस अब देखिए 22/7, इसको 49 प्लस 35 ये हो जाएंगे 84 हुए सर, हाँ 84, और 49 से 35 गए तो 14, तो 7 दूनी 14, तो देखिए 3360 प्लस 22 दूनी 44, 44 गुणा 84 आप कर लीजिए, तो देखिए मैं अलग से कर लेता हूँ, 84 गुणा 44, 4 चौका 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, सेम रिपीट होगा, तो 6 3 3, तो 6 9 ये 7 और नहीं सॉरी ये 6 ही रहेगा और ये 3, 3696, तो 3360 प्लस 3696, अब इसको जोड़ दीजिए तो 6 और 9 और 6 15 और 6 और 3 9 और 1 10 और इतने वर्ग मीटर, ये छायांकित भाग जो ट्रैक है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा।